C naught C. Switch is at position 1. Now it is shifted to position 2. तो एक्चुअल सवाल ये है कि सर्किट में कितना हीट डेवलप होगा। इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके पूछता हूं कि अगर 1 से 2 शिफ्ट हुआ है तो बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया, इधर किया या एब्जॉर्ब किया, क्या किया। और ओरिजिनल सवाल ये आता है कि कितना हीट एनर्जी डेवलप हुआ सर्किट में। अगर प्रज्वल तुम्हारे मेथड से चलते हैं कि सर हीट डेवलप जो हो जाएगा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा यू तुम लिखोगे इनिशियल सी आई सी एफ माइनस फाइनल सी आई, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस माइनस इनिशियल इतना इंटू ई स्क्वायर, शायद ऐसे लिखा था। हाँ, जस्ट ऐसे कर दिया था, इतना ही डेवलप हो जाएगा। अगर तुम चेक करो तो यहाँ पे सी एफ और सी आई जीरो आ जाएगा, मतलब सेम आ जाएगा। यू कैन चेक इट। ठीक है, चेक कर सकते हो। तो तुम लोगों ने ये किया क्या, कंफर्म सी एफ फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनिशियल दोनों सेम है। प्रज्वल दिख रहा है? और तुम लोगों का भी लग रहा होगा हो सकता है सर जीरो ही चार्ज, मतलब कुछ नहीं हो, कोई चेंज ना हो, एनर्जी डेवलप नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। एनर्जी होगा डेवलप, बैटरी कुछ वर्क करेगा। बड़ा मजेदार सवाल है ये, एडवांस में पढ़ाते हैं, मेडिकल में ये नहीं पढ़ाते हैं, बट तुम लोगों के लिए बता रहा हूँ। कृष्णा आवाज जा रही है मेरी? तुम्हारा नेटवर्क इशू लगता रहता है, बहुत टाइम लगा तुम्हें ऐड होने में। नहीं सर, आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। सो सबसे पहले तो मुझे निकालना है कि चार्ज कितना फ्लो करेगा, बैटरी कितना देगा। सो लेट अस सी। अभी बताओ व्हाट इज सी इक्विवेलेंट पूरे सिस्टम का। सिस्टम का सी इक्विवेलेंट अभी कितना है, सी प्लस सी नॉट, ये दोनों पैरेलल, उसके साथ ही सीरीज में। सो ये बैटरी, इस दोनों पे टोटल चार्ज जो रहेगा, ये चार्ज कितना दिया होगा बैटरी जिस समय 1 पे कनेक्ट था, मतलब इसका और इसका चार्ज मिला के कितना है, तो इतना इंटू ई है। मैं कहूं कि इस पे कितना चार्ज है, इस पे कहोगे इतना माइनस है, व्हाट इज चार्ज क्यू आई ऑन दिस प्लेट, ये जो रहेगा माइनस सीई ई सी इंटू सी प्लस सी नॉट अपॉन 2c प्लस सी नॉट। इज इट क्लियर? इतना चार्ज है इस पे नेगेटिव में, इसको और इसको मिला के इतना चार्ज है। मैं पूछूं कि इस पे कितना चार्ज है पॉजिटिव में, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस पार्ट, व्हाट इज चार्ज ऑन दिस पार्ट, दिस प्लेट। कहोगे सर ये जो चार्ज है ये दोनों में डिवाइड हुआ है, अब कैसे डिवाइड होता है, प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, लेकिन इतना तो नहीं बोलोगे Q इक्वल टू सी भी होता है, V सेम रहेगा तो C के प्रोपोर्शनल। तो चार्ज ऑन दिस प्लेट, इस प्लेट को नाम देते हैं 1, लेट्स चार्ज ऑन प्लेट 1 that is lower plate of the C naught
मैं लिखूं सी नॉट डिवाइड बाय सी प्लस सी नॉट इंटू ये वाला टर्म सी प्लस सी नॉट ई डिवाइड बाई 2c प्लस सी नॉट। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये कैंसिल हो गया, थोड़ा अच्छा सा लिख लेता हूं सी नॉट ई डिवाइड बाई 2c प्लस सी नॉट। दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस प्लेट। नाउ लिसन, ये स्विच को ऐसे क्लोज कर दिया, जब इसको क्लोज कर दिया तो ये हो जाएगा अब निगेटिव टर्मिनल बच्चों, और जब ये निगेटिव टर्मिनल हो गया तो देखो अभी इन दोनों पे अभी टोटल कितना चार्ज है, इसका प्लस और इसका ये माइनस। इसका मतलब बाद में क्या हो जाएगा चार्ज, बाद में इन दोनों को मिलाकर के इतना ही चार्ज होने वाला है, बिकॉज सी इक्विवेलेंट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इन दोनों को मिला करके जब इसको यहां से कलेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो फाइनल चार्ज इन दोनों को मिला करके इतना होने वाला है। मतलब इसका जो टोटल पॉजिटिव चार्ज था जब ऐसे कनेक्ट किया तो वो टोटल पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कितना, इतना इधर आ गया, मतलब ये चार्ज कितना दिया, इतना चार्ज दिया। दिस मच चार्ज इट हैड सप्लाइड। दूसरा तरीका समझ सकते हो कि इस पे टोटल चार्ज ये है, इन दोनों को मिला करके जब इसको यहां कनेक्ट कर दिया तो फाइनली फिर से इस पे टोटल चार्ज इतना हो जाएगा। मतलब जो इसका हिस्सा था पहले लिए हुए था वो फिर इस पे टोटल आ जाएगा, मतलब इतना चार्ज इस पे कितना था, ये चार्ज फ्लो होगा इस पे। इज इट क्लियर? क्या मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया ऑनलाइन में? इस स्विच को यहां से यहां जब टर्न किए हैं तो इसके और इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा, पहला पॉइंट। मतलब इस सिस्टम का टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा। तो एक इंस्टेंट के लिए ये लगेगा तुम्हें कि जब टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा तो बैटरी क्यों चार्ज देगा। किसको मैं समझा रहा हूं कि अभी टोटल चार्ज इस कैपेसिटर सिस्टम का सी इक्विवेलेंट ये है, टोटल चार्ज ये है। जब मैं इस दोनों कैपेसिटर की अभी बात करता हूं तो ये दोनों पैरेलल है, ये जो चार्ज है वो इसमें और इसमें डिवाइडेड है। इस प्लेट पे कितना चार्ज है सो ये निकल गया। यू नो हाउ टू फाइंड दिस। वंस दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू दिस, तो अब इस पे जो टोटल चार्ज फाइनली होने वाला है, अब इस पे टोटल चार्ज होगा। अभी तो इस पे कम था चार्ज, अब इतना चार्ज इस पे सिर्फ होगा बिकॉज ये ऐसे कनेक्टेड है। तो पहले इस पे कम था, इससे कितना कम था, इतना कम था बिकॉज इतना यहां पे था। अब इतना ही चार्ज इस पे आएगा, मतलब इतना चार्ज इस पे फ्लो होगा। एक तरीका ये बताया। अगर हम पीछे से इधर से देखें तो सिस्टम का अभी टोटल चार्ज माइनस में इतना है। जब इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, इसको मिला के फाइनली इतना चार्ज होना है। मतलब जो इस पे पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो जाए, मतलब इतना चार्ज फ्लो होगा। दोनों तरीके से मैंने समझाया। अब बात आता है कि सर इसमें कितना हीट डेवलप होगा। तो मैं जो फॉर्मूला लिखता हूं, जो अभी लिखा था कुछ देर पहले कि एनर्जी सप्लाइड बाय सेल इज इक्वल टू एनर्जी कितना सेल का इंक्रीज हुआ, सॉरी कैपेसिटर्स का डेल्टा यू हालांकि लिखा हूं। कभी कभी क्या होगा ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा तो हीट जनरेटेड और ज्यादा हो जाएगा। मतलब हीट जनरेटेड में बैटरी ने भी कुछ एनर्जी दिया और कैपेसिटर का भी कुछ एनर्जी लॉस हुआ। तो ये चेंज इन एनर्जी, बट समझने के लिए मैं कह रहा हूं कि जितना एनर्जी ये दिया कुछ कैपेसिटर में एनर्जी गया और बाकी
हीट डेवलप हुआ। तो इस पर्टिकुलर केस में डेल्टा यू 0 रहेगा, बिकॉज सी इक्विवेलेंट चेंज नहीं हुआ, ई चेंज नहीं हुआ। तो जितना एनर्जी बैटरी ने सप्लाई किया, सारा का सारा एनर्जी सर्किट में डेवलप हो जाएगा। है ना? सो इन दिस केस हम कहेंगे कितना एनर्जी हीट डेवलप हुआ है, तो इतना चार्ज फ्लो किया, ये बैटरी ने इधर चार्ज दिया है इतना, तो हीट जनरेटेड, प्रज्वल तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, हीट जनरेटेड इक्वल टू Q into E, that means C naught E square upon 2C plus C naught. This will be the answer. ये बच्चों में 2011 की बात बता रहा हूं, 11 नहीं 2012 की। ये सवाल मैं करता था, ये रुडोल्फ का सवाल है। एक बच्चा एक दिन मुझसे पूछा, और ये हर क्लास में उसके बाद डिस्कस करता हूं, कि यहां से यहां गया, इसने इतना दिया, ये हो गया। अब बच्चा बोला कि सर अगर मान लो उसने ही कहा कि सर अब यहां से यहां वापस लाएंगे, इधर से इधर लाएंगे, तो अभी जब इधर से इधर ले गया तो करंट चार्ज इधर फ्लो किया, जब इधर से इधर ले जाएंगे तो चार्ज इधर फ्लो करेगा। अगर पूछा जाए, हमने पूछा कि यहां से मैं पूछता हूं कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, तो बच्चों ने निकाल लिया पहले इधर, जब इधर से इधर वापस लाएंगे तो चार्ज उल्टा हो जाएगा। उसने कहा, मैंने भी मान लिया कि हाँ चार्ज फ्लो क्या होगा, ये आंसर होगा। लेकिन मुझे तुरंत ये आया कि अगर ऐसा आंसर होगा कि करंट चार्ज उल्टा फ्लो करेगा, इसका मतलब बैटरी चार्ज हुआ है। अभी तो डिस्चार्ज हो रहा है, बैटरी ने एनर्जी दिया, लेकिन जब चार्ज उल्टा फ्लो करेगा मतलब बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब बैटरी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी दिया किसने, कहां से आया एनर्जी, सिस्टम का। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही है कैपेसिटर का, तो एनर्जी कहां से आया, फ्रॉम वेयर इट विल कम, है ना? और दिस इज ऑब्वियस, मैं किसी भी क्लास में मैं जब सवाल कराता हूं कि यहां से यहां ले गया तो चार्ज में इधर दिखा देता हूं कि इधर चार्ज फ्लो करेगा, और जब मैं पूछता हूं कि इधर से इधर जाएगा, जैसा उस बच्चे ने कहा था वैसे ही सारे बच्चे बोलते हैं हाँ सर उल्टा हो जाएगा चार्ज का फ्लो, इतना ही अमाउंट आएगा उल्टा हो जाएगा। अगर उल्टा हुआ तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एक्चुअली में जब तुम यहां से यहां भी करोगे ना, you will get the same result. Charge still it will flow in this direction. बैटरी फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से सर्किट में एनर्जी डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा, बैटरी ही एनर्जी सप्लाई करेगा। कहोगे सर कैसे, जब ये यहाँ कनेक्टेड है तो इस पे निगेटिव चार्ज है, इतना का निगेटिव, जब इस पे आएगा तो ये सारा निगेटिव चार्ज इधर जाएगा, मतलब उतना पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। सो रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई थिंक प्रज्वल तुम्हें ये क्लियर हो गया कि जो हमने समझाया था वो बेसिक था, जो तुमने लिखा था वो किसी केस में वैलिड है, हर केस में वैलिड नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ इसमें बच्चों देखो -5 वोल्ट से 5 वोल्ट का किया है, तो जब हम इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल -5 वोल्ट रखा, ये निगेटिव मतलब ये हाई पोटेंशियल पे, दैट मीन्स करंट ऐसे फ्लो करना चाह रहा है, ऐसे तो नहीं फ्लो करेगा, रिवर्स बायस में। करंट नहीं फ्लो किया इसका मतलब इसमें करंट 0, तो ये टर्मिनल, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0। सो ग्राफ
इन दोनों के बीच का -5 नहीं होगा, 0 होगा पोटेंशियल। व्हेन इट इज 5 वोल्ट, इसके रेस्पेक्ट में ये 5 वोल्ट है, करंट विल फ्लो इन दिस वे, करंट ऐसे फ्लो करेगा। ये आइडियल डायोड अगर है तो फॉरवर्ड बायस में 0 रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस जो हो जाएगा वो 5 वोल्ट का हो जाएगा। ये हाई पोटेंशियल +5 और ये 0। सो दिस विल बी द ग्राफ। ए करेक्ट, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग, डी भी रॉन्ग। इज इट क्लियर? मतलब हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, वो ऊपर वाले का बता रहा है, नीचे वाले का वो किसे पता चलेगा? मतलब वो 5 वोल्ट दे है अभी, जो इसके ऊपर दे है रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल बता रहा है। ये जो इनपुट दिया है ना, ये -5, मतलब इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल। ठीक है, चलो। इसने कहा सर प्लीज एक बार और एक्सप्लेन करो, तो मैं अभी ये इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल ये दिया रहता है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल पहला केस में -5 वोल्ट किया है। तो अगर ये मान लो कि 0 है तो ये है -5 वोल्ट। तो इसके बीच में इसके रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल कहाँ है लिखने के लिए? ठीक है, तो अगर इसके रेस्पेक्ट में -5 वोल्ट है तो ये चाह रहा है कि करंट ऐसे हो, बट ये हो नहीं सकता है। दैट मीन्स करंट 0 होगा। जब करंट 0 है, इसमें करंट नहीं है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0। सो ग्राफ विल बी, यहां पे क्या होगा? 0 होगा, -5 +5, तो 0 होगा ग्राफ। इसके बाद यहां के बाद क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में ये +5 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल ऐसे करंट होगा, है ना? तो करंट ऐसे होगा। ये आइडियल अगर डायोड है तो रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट 0। जो पोटेंशियल डिफरेंस सब इसके क्रॉस होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल, हाई से लो जा रहा है करंट, इसके रेस्पेक्ट में हाई, कितना हाई? +5। फिर माइनस है तो नहीं करंट है, तो ऐसा होगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लो पूछता कि सर वो करंट फ्लो नहीं कर रहा था तब वो, मान लो ये CD दिया रहता, अगर मैं CD की बात करूं तो फर्स्ट केस में ये -5 है, C के कंपेरिजन में D का पोटेंशियल तो -5 होगा। जो पोटेंशियल यहाँ का वही पोटेंशियल यहाँ, तो C के कंपेरिजन में D तो ये हो जाएगा -5। और जब करंट ऐसे फ्लो करा, इसके रिस्पेक्ट में इसका +5 है, तो करंट ऐसे फ्लो करा, आइडियल है, तो इसका सेम पोटेंशियल तो 0 यहां रहेगा और ये 0 रहेगा। ये 0 है, ये -5 है। इज इट क्लियर? अगर इसके बीच का पूछता तो जैसे मैं डिस्कस करूं कि ये ब्लॉक है और ब्लॉक पे मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर ले जा रहा हूं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, तो मैं बोलूंगा
कि हमने जितना वर्क किया है पॉजिटिव, उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है। देखो मैं पॉजिटिव वर्क कर रहा हूँ, ऊपर ले जा रहा हूँ, या मैं कहूंगा सिस्टम ने जो ग्रेविटी का वर्क डन है, निगेटिव वर्क जितना किया है उतना एनर्जी बढ़ा है। तो यही हुआ ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो निगेटिव वर्क जब करेगा तो एनर्जी बढ़ेगा। तो तुम्हारा जो आंसर था कि अपॉन सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो गलत ही होगा। अब आता है बी और डी ऑप्शन में, बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट का मतलब सेंस तो यही निकाले ना, निगेटिव वर्क डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का, तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अपॉन द सिस्टम बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अगर सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स अपॉन द सिस्टम का मतलब पॉजिटिव कर रहा है, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है या वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। तो वैसा अगर कहा अपॉन द सिस्टम, मतलब यहाँ पे बाय द सिस्टम भी लिख रहा है, अगेंस्ट भी कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो मेरे हिसाब से बी ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बट ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, ये तो कर ही लिया। अच्छा ये कैसे चला गया? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। राशि ये बताना कि ये क्या होगा, ये सवाल। सर डी होगा। अच्छा हाइड्रोजन सॉरी ड्यूटेरियम और सिंगली हीलियम, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम में किसका बड़ा होगा? तो सिंपल सा है, ड्यूटेरियम के लिए Z1 है, 2 नहीं है, मास नंबर भले 2 है, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के लिए Z2 है। और हाइड्रोजन ड्यूटेरियम अगर कंपेयर करें तो दोनों के लिए Z सेम है, N सेम है, बट उसमें देखना कि मास का टर्म कहाँ रहा है। बच्चों यहाँ पे दोनों का मास में डिफरेंट है, तो दोनों में रिड्यूस्ड मास लेंगे। रिड्यूस्ड मास जब लेंगे तो किसका रिड्यूस्ड मास? इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस का मास ज्यादा है। ठीक है ना? तो रिड्यूस्ड मास बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा दोनों में, ये दोनों में। इज इट क्लियर? सर तो मतलब हीलियम का कम होगा ना, हीलियम छोटा होगा, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। हीलियम का छोटा होगा। ये क्या है? 2-point mass connected by a ideal string are placed on a smooth horizontal surface as shown. A sharp impulse is given to 5 kg block, velocity of 10 kg block. देखना है यहाँ पे शार्प इंपल्स दिया है कितना, 10 kg। देखना इसमें प्रज्वल
10 kg/s का, तो इसका इस डायरेक्शन में इंपल्स है, इस डायरेक्शन में इंपल्स है, इस डायरेक्शन में। तो इसका दो कंपोनेंट इंपल्स का, एक इधर और एक इधर। जो ये इंपल्स लगेगा उसके कारण जो इसको वेलोसिटी इधर मिलेगा, तो ये सिर्फ इधर नहीं जा सकता अकेले, इसको भी साथ लेके जाएगा। तो इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, और इस डायरेक्शन में जो इंपल्स होगा तो सिर्फ इसको वेलोसिटी मिलेगा। तो उसी स्टैंड पे इस 10 का दो कंपोनेंट ले लो, 10 का 10 cos 60 इस डायरेक्शन में, तो 10 cos 60 जो लगा है फोर्स मतलब 5 का, और ये 5 और 10 15 kg का मास इधर जाएगा, तो 5/15 1/3 मीटर/सेकेंड बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ मतलब रॉड होता तो फिर वर्टिकल भी आता ना। नहीं, रॉड नहीं, क्या है ये कनेक्टेड, क्या है? रॉड भी होता है, लाइट रॉड होता है ना, इधर स्ट्रिंग है। आइडियल स्ट्रिंग है। इनफैक्ट रॉड भी होता ना, तो लाइट रॉड अगर होता, लाइट रॉड अगर होता तो फर्क नहीं पड़ता। लाइट रॉड ऑलवेज अप्लाइज फोर्स अलोंग इट्स लेंथ। ये एच.सी. वर्मा का 62 सम या 64 सम में देखोगे, बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है। लाइट रॉड होता तो भी यही आंसर होता। तो हमने ये कर लिया, हाइड्रोजन भी कर लिया, ये भी कर लिया। A dip needle which is free to move in vertical plane perpendicular to magnetic meridian। तो बच्चों मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर है, मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर है, तो वो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नेट उधर रहेगा। और अगर मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है तो हमने बताया ही था कि निडल वर्टिकल रहता है, और मैग्नेटिक मेरिडियन ढूंढने का यही मेथड बताया था। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो मैंने डिराइव किया था प्रज्वल, शायद मैंने डाउट सेशन में भी लिया था। ये फिर से बताऊं क्या? हाँ मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में पॉइंट किधर करता है वो डिप नीडल? ठीक है, मैं अभी बोर्ड पे समझा रहा हूँ फिर से, है ना, फिर से बोर्ड पे समझा रहा हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब वो प्लेन जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है। समझना क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, यही है नेट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज बी। हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, इसी को बोलते हैं डिप। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब जिस प्लेन में, जैसे अभी ये बोर्ड का प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। कोई कह सकता था कि सर मैग्नेटिक फील्ड ना ऐसा है, ऐसा, मतलब इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड, इस प्लेन में, तो ये हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन, ऐसा है। तो अगर कोई कहे मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, सपोज ये, और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो ये प्लेन में, इस प्लेन में, अभी मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है, तो इसमें देखना इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हो गया बी एच, दिस इज बी कॉस डेल्टा, और एक हो गया बी वी। अब सुनना बच्चों, अगर मैं ये प्लेन लिया और निडल इस प्लेन में मूव करने के लिए फ्री है, देखना ऐसे ऐसे मूव कर सकता है निडल। अब इसको बी एच क्या रोटेट करना चाहेगा, ऐसे रोटेट करना चाहेगा, ऐसे, बट क्या बी एच रोटेट करवा पाएगा ऐसे?
ये इसमें फ्री है मूव करने के लिए, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते रोटेट। तो फाइनली इसको कौन रोटेट करेगा, बीवी, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रहेगा। लेकिन कहोगे सर अगर मैग्नेटिक ऐसा है, इस प्लेन में फ्री है, ऐसे अगर है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में कौन सा है, बीवी है। बीएच का तो कोई कंपोनेंट इस प्लेन में नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो देखना ये बीएच, ये बोर्ड के प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से ये प्लेन सपोज फाई एंगल पे है, दिस प्लेन इज एट एंगल फाई, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस बीएच का दो कंपोनेंट, बीएच कॉस फाई, इधर मैं समझाता हूं यहां पे। बच्चों ये हो गया फाई, मैग्नेटिक फील्ड सपोज ये हो गया बी, इसका दो कंपोनेंट, एक हो गया इधर, एक हो गया इधर, ये हो गया BH और ये हो गया BV। तो मैं अभी देखो ये लाइन को ना मैं मैग्नेटिक मेरिडियन बोल रहा हूं, एक ये दूसरा प्लेन है। तो इस BH का कैनविस से कि BH का एक कंपोनेंट इधर होगा, तो इस बोर्ड के प्लेन में क्या क्या फील्ड होगा, अगर बोर्ड के प्लेन में देखें तो इधर हो जाएगा BH cos फाई और ये BV, और इस BH का जो हमने कहा कि इधर BH cos फाई, तो इधर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर BH sin फाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे लिख सकते हैं, जबकि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है। अभी इस डायग्राम में अगर मैंने कोई डिप सर्किल, ये वाला जो प्लेन दिखा रहा हूं, ये वाला प्लेन, इसमें अगर डिप सर्किल है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, तो निडल जो होगा वो इधर अलाइन होगा, और ये जो डेल्टा डैश होगा इसी को कहा था एपरेंट डेप्थ, सॉरी एपरेंट डिप। सो ये डेल्टा डैश में लिखने के लिए कहा था कि अगर मैं कहूं कॉट डेल्टा डैश लिखो, इन दैट केस व्हाट यू विल राइट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो BH cos फाई अपॉन BV। तो याद करो मैंने बताया था cos डेल्टा डैश इज इक्वल टू BH आया था B cos डेल्टा अपॉन B sin डेल्टा cos फाई, ये वाला cos फाई। अगर निडल को इस प्लेन में नहीं, इससे 90 डिग्री पे रखा, मैग्नेटिक मेरिडियन बच्चों ये वाला भी मैं ले रहा हूं इस डायग्राम में, तो पहला वाला जो प्लेन लिया उससे 90 लिया, तो अब इस प्लेन में कौन सा हो जाएगा, BH का ये कंपोनेंट BH sin फाई। तो सेकेंड केस में एपरेंट डिप आ जाएगा कॉट डेल्टा डबल डैश, इन द सेम वे यहां sin फाई हो जाएगा, और ये है कितना, कॉट डेल्टा। तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, ये भी ध्यान में रखना है, और ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, बहुत बार फोकस किया है कि डेल्टा डैश और डेल्टा डबल डैश और डेल्टा में क्या रिलेशन है, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा। बच्चों ये बहुत टाइम मैंने बताया बट फिर भी तुम लोग गड़बड़ करते हो। आज तो 4 ही बच्चे अटेंड कर रहे हैं, नहीं शेख भी है, 5 बच्चे हैं। तुम 5 बच्चे ये नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बार फिर से पढ़ लो, रिकॉर्डिंग देख लो फिर से। ये डेल्टा डैश क्या है, एपरेंट डिप, एपरेंट डिप इन ए प्लेन है ना, जो कि इनफैक्ट कुछ एंगल फाई बना रहा है,
मैग्नेटिक मेरिडियन से। तो एक प्लेन में ये डेल्टा डैश डिप है, डेल्टा डबल डैश किसमें डिप है, इसके डिप वाले इस प्लेन से 90 डिग्री पे है। दैट मींस डेल्टा डैश एंड डेल्टा डबल डैश आर टू डिप्स, apparent dips in mutual perpendicular direction। तो एक्चुअल डिप और इसमें ये रिलेशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने कहा कि ये बोर्ड का प्लेन ही अगर है मैग्नेटिक मेरिडियन, तो अगर हम बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे, इस प्लेन में अगर हमने कोई लिया डिप सर्किल, तो BH तो रोटेट ही नहीं करा पाएगा, BV रोटेट करेगा तो वर्टिकल रहेगा। और जो प्रैक्टिकल्स करते हैं बच्चे, डिप निकालना होता है तो मेथड ही हमने बताया था पहले कि जो डिप सर्किल तुम्हें दिया है, इस डिप सर्किल को रोटेट करो रोटेट करो रोटेट करो। एक केस में देखोगे कि जो निडिल है वो वर्टिकल है, मतलब वो मैग्नेटिक मेरिडियन का परपेंडिकुलर प्लेन है, उससे 90 डिग्री रोटेट कर लो, वो एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन है। और उसमें जो डिप आएगा दैट इज एक्चुअल डिप। एक बड़ा फेमस सवाल होता है कि एपरेंट डिप और एक्चुअल डिप में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है। तो यहां से तुम देख सकते हो कि डेल्टा डबल डैश बड़ा होगा डेल्टा से, बिकॉज कॉट डेल्टा डैश छोटा है, कॉट डेल्टा डबल डैश इज स्मॉलर देन कॉट डेल्टा। तो डेल्टा डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन डेल्टा, डेल्टा डबल डैश इज ऑल्सो ग्रेटर देन डेल्टा। और एपरेंट डिप हमेशा बड़ा रहेगा एक्चुअल डिप से, ये सवाल भी आता है। प्रज्वल, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? A circular beam of light diameter दिया हुआ falls on a plane surface of glass. The angle of incidence is 60 degree. Refractive index of the glass is given. Diameter of the refracted beam. बड़ा अच्छा सवाल है। देखो बच्चों, ये 60 डिग्री है और ये देखो हम डायमीटर्स जो जा रहा है ये बीम, ये डायमीटर्स D है, स्मॉल डी लिखा, स्मॉल डी लिख लेता हूं। सो यहां देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये स्मॉल डी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया I। और अब क्या करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, सो दिस विल बी द डायमीटर D डैश। सो एक्चुअली ये तुम्हारा D है और ये है तुम्हारा D डैश। If this is R, so this is also R. So what is the relation? Relation is, ये मान लो कुछ भी डिस्टेंस ये है y, सपोज दिस इज y, सो y cos I इज d, और यहां से देखो y cos इज इक्वल टू d डैश। सो d डैश बाई d दैट इज इक्वल टू cos r अपॉन cos I, है ना। सो d डैश बाई d इज इक्वल टू cos r, cos r इक्वल टू sin r लिखेंगे, रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर r sin r कितना लिखेंगे, तो μ1 sin I
इज इक्वल टू μ2 sin r, हो जाएगा μ1 बाई μ2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर आई होल अपॉन cos i. So this is in fact expression for this. ये बड़ा अच्छा सवाल था तुम्हारे लिए. अच्छा ये रिकॉर्ड में आया नहीं, मतलब स्क्रीन शेयर में रह गया. बच्चों ये दिखा क्या? कृष्णा देखो ये समझ में आ रहा है क्या? बड़ा अच्छा सवाल है ये. हाँ सर समझ रहे हैं। देखो मैंने क्या किया एक बार बता रहा हूँ. रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्डिंग चालू कर दिया हूँ. देखो ये रेज ऐसे एक सर्कुलर बीम है, तो मैं दो एक्सट्रीम रेज कंसीडर किया. ये डायमीटर हो गया, प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60. सो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, यही डायमीटर है, ये और ये इक्वल है. डायग्राम में मेरा उतना अच्छा नहीं ड्रॉ हुआ. सो दिस इज डी. ये अगर आई है तो ये भी आई हो जाएगा. रिफ्रैक्ट होगा तो ऐसे गया. सपोज ग्लास है, इधर इधर ले लिया μ2, इधर ले लिया μ1. मैं जनरल लिख रहा हूं. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r, तो ये वाला r हो जाएगा. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सही किया ना? सो दिस इज स्मॉल r, सो दिस इज स्मॉल r. अब देखो ये क्वांटिटी y अगर है तो y cos i इज इक्वल टू d है और y cos r इज इक्वल टू d डैश है. तो डिवाइड कर दोगे तो y चला जाएगा. दिस इज द रिलेशन. बट मुझे अगर सपोज μ1 μ2 और i में चाहिए, r तो दिया नहीं है, ऐसे लिख लिया. d डैश बाई d इज इक्वल टू रूट ऑफ cos r को लिख लिया sin 1 माइनस साइन स्क्वायर r. साइन स्क्वायर r को इतना लिखा है, i तो नोन ही है. दिस इज द रिलेशन. बताना प्रज्वल. यहां से थ्रो किया है दो पार्टिकल को. एक का है u1 v1 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, दूसरे का है u2 v2, और एक पॉइंट पे को कॉमन पॉइंट से दोनों पास कर रहा है, लेकिन साथ साथ नहीं पास करेगा, अलग टाइम पे पास करेगा. तो दोनों के बीच का टाइम इंटरवल निकालना है. तो मैंने मान लिया कि ये t1 टाइम पे पहला गया और दूसरा यहां पे पहुंचा t2 टाइम पे. तो दोनों का x डिस्प्लेसमेंट t1 और t2 में इक्वल है. t1 में तो ये इसका x डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इसका x ये होगा. दूसरा आप क्या इक्वेशंस लिखेंगे? y डायरेक्शंस का भी डिस्प्लेसमेंट t1 में जितना इसका हुआ है v1 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू v2 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर. So from here v1 minus v2, sorry, v1 t1 minus v2 t2 minus half g t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर, या इक्वल कर देता हूं इसको. अभी t1 माइनस t2 निकालना है. इस रिलेशन से कुछ पुट करो. t1 माइनस t2 निकालना है.
ठीक है। सो हालांकि यहाँ पे दो अननोन है, T1 है और T2 है, दो अननोन दो इक्वेशन, T1 भी निकल जाएगा, T2 भी निकल जाएगा, बट डायरेक्टली T1 माइनस T2 कैसे निकलेगा? सर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो दोनों के इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया तो कैसे आएगा? T1 प्लस T2 यहाँ से कट करना है और इधर T1 T2 जाना है। सर T1 और T1 स्क्वायर में से T1 कॉमन आके कट जाएगा, फिर वहां से आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको T1 ऐसे डायरेक्टली, ये स्क्वायर में भी है, ये कॉम्प्लिकेटेड है इक्वेशंस। इसको थोड़ा बेहतर तरीका सोचता हूँ मैं कैसे इसको निकालना है। दिस इज गुड सम इनफैक्ट, और ये सम ऐसे करवाए हैं, एक्चुअली ऐसा सम्स में कराता हूँ काइनेमेटिक्स में, सम्स ऐसा कराते हैं, उल्टा होता है इसका, जैसे ये पॉइंट से एक को थ्रो किया और ये पॉइंट से दूसरे को थ्रो किया। व्हाट शुड बी द टाइम इंटरवल, है ना, कि दोनों कोलाइड करें, तो ये टाइम इंटरवल ही बताते हैं। तो एक सेकंड रिवर्स में जाए, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये नया नहीं है, एक को सर्टेन एंगल पे थ्रो किया, दूसरे को सर्टेन अलग एंगल पे थ्रो किया, कुछ टाइम बाद थ्रो करना है कि ये दोनों कोलाइड करें। तो ये सेम ही सवाल है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? कि यहां से थ्रो किया, कितने टाइम इंटरवल के बाद थ्रो करें कि दोनों कोलाइड हो। तो ऐसे सम्स करवाए सब्जेक्टिव में, तो वही सम इसमें है। इसमें एक काम करता हूं, इसको ना बेहतर ऐसे मान लेता हूं, ऐसे सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगना मुझे। तो U1 T1 और U2 को T1 प्लस डेल्टा T, तो एग्जैक्टली हमें डेल्टा T निकालना है। तो सिमिलरली V1 T1 प्लस डेल्टा T, और यहां भी वही लिखेंगे। तो डेल्टा T निकालना है, तो हम लोग क्या करना है, यहां से T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है ना, तो T1 प्लस T2 मतलब 2T1 प्लस डेल्टा T इंटू डेल्टा T। यार ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। एक बार फिर लिख लेता हूं, बड़ा अच्छा हिंट दिया। U1 T1 इक्वल टू U2 T2 लिखा, दूसरा लिखा V1 T1 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 T2 माइनस हाफ G T2 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, लेकिन ये T2 पे T1 पे। बड़ा अच्छा सा हिंट दिया प्रज्वल ने कि सर ये दोनों इक्वेशंस को ना दोनों तरफ ना U1 U2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हाट यू विल गेट, बड़ा अच्छा सा आइडिया है। यहां देखो U1 T1 आएगा, तो U1 T1 यहां पे है, इसमें भी देखो U1 T1 आएगा। यहां देखना U2 T2, U2 T2, यहां भी U2 T2, ये चला जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, यहां बचेगा U2 इंटू V1, T1 तो इसके साथ गया, माइनस T1 चला गया, हाफ G इंटू, बड़ा अच्छा सा आइडिया था ये, हाफ G इंटू U2 इंटू T1 दैट इज इक्वल टू, यहां से देखना U2 T2 चला जाएगा, कट हो जाएगा,
V2 इंटू U1 माइनस हाफ G U2 T2 चला गया, बचा U1 इंटू T2। इसको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ तो अच्छा से सॉल्व हो गया। हाफ G U1 T2, लेकिन अभी भी दिक्कत लग रहा है, माइनस हाफ G U2 T1 दैट इज इक्वल टू V2 U1 माइनस V1 U2। है ना, बिकॉज इधर U1 बचा और इधर U2 बचा। अब क्या करते हैं, मुझे चाहिए था T2 माइनस T1। यहां के बाद कैसे आगे बढ़े, फिर से इसको यूज कर ले। हाँ सर वही। कैसे यूज करा, अभी फिर से T2 माइनस T1 निकालना है। सर तो एक इक्वेशन से T2 आएगा, फिर T2 को ऊपर करके U1 T2 माइनस U2 T1 आया है, दैट इज इक्वल टू 2/G इंटू ये क्वांटिटी आए ये, और दूसरा है U1 T1 माइनस U2 T2 दैट इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्सट्रैक्ट कर लिया तो आ जाएगा U1, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लो, दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा T2 माइनस T1, ये भी हो जाएगा U2 कॉमन, T1 माइनस T2, तो हो जाएगा U1 प्लस U2 कॉमन, T2 माइनस T1 कॉमन, दैट इज इक्वल टू दिस। सो T2 माइनस T1 आ जाएगा, बड़ा अच्छा समझाइए, T2 माइनस T1 आ गया, ये वाला सम जो था ये वाला 2/G V2 U1 माइनस V1 U2 होल डिवाइड बाई U1 प्लस U2। है ना, सर लेकिन जब भी डीसी लगाते हैं ना, मतलब जब इम्पेडेंस या फिर रेजिस्टर के कॉम्बिनेशन में, तो फिर वो वाले सवाल एक बार बता दो ना मुझे, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसका। एक सेकेंड, जब डीसी लगा दिया ना, तो जो हम लोग पहले सॉल्व करते हैं चार्जिंग या डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, आरसी सर्किट जो सॉल्व किया था, है ना, टाइम कांस्टेंट होता है टाउ इक्वल टू आरसी, या एलआर सर्किट जो हम लोग डीसी में डिस्कस किए थे ईएमआई में, तो इन दैट केस तो नॉर्मल सर्किट है। अगर इम्पीडेंस की बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं कि ईएमआई में डिस्कस का, सॉरी कैपेसिटर में डिस्कस किए थे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा कुछ टाइम बाद, आइडियली इनफाइनाइट टाइम बाद होगा, बट करंट फाइनली क्या हो जाएगा, 0। तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करेगा, इन्फिनिटी। इसमें कुछ बताने लायक नहीं, एक बार और मुझे क्लियर पूछो कि क्या डाउट है। सर वो मतलब काफी काफी सम्स में, मतलब एलसीआर हो या फिर एलआर, मतलब जब भी जॉइंट आते हैं तो फिर उसमें कभी कभी डीसी मतलब बैटरी भी लगा देते हैं ना, तो तब कैसे करते हैं सम सॉल्व, वो नहीं समझा। अब सवाल आएगा तभी हम क्लियर से समझा पाऊंगा कि तुम्हारा किस टाइप में डाउट है। इसमें पहले क्लियर करो कि ये क्या है, सिंपल डीसी सर्किट है, सिंपली डीसी सर्किट है। तो अगर इम्पीडेंस इसमें पूछ ही दिया तो हम कहेंगे, मैं अगर पूछूं कि मैंने लिखाया था कैपेसिटर
offers infinite resistance at t is equal to infinity. Capacitors offers zero resistance at t is equal to 0. किस केस में? डीसी सप्लाई में, है ना? एक टाइम के बाद करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर ईसी है, सॉरी एसी सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट है, कभी करंट इधर जा रहा है, कभी करंट इधर जा रहा है, तो उस केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा वो ओमेगा पे डिपेंड करेगा। और कितना होगा उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस? एक्ससी 1/ओमेगा-सी। अगर कहोगे कि सर एसी वाला में हम डीसी वाला भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो कर लो, ओमेगा 0 पुट कर दो, एक्ससी हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे और सवाल जहां पे तुम्हें डाउट होंगे ना, जो करो ना गार्गी, तो वो एक और लेना, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि क्या मिस कर रहे हो। ठीक है बताओ सर। कि नहीं? हाँ सर, समझा अभी। सर वो इंडक्टर होता तो इंडक्टर होता तो इंडक्टर कितना ऑफर करता है? 0, है ना? इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब करंट जाने ही नहीं देगा और धीरे धीरे फिर करंट सेटअप हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में नीट में तो तुम्हें बहुत पूछेगा ऐसे सवाल गार्गी, कि अगर इसमें पूछेगा व्हाट इज करंट एट t इक्वल टू 0, तो तुम कहोगे E/100। पूछेगा व्हाट इज करंट एट t इक्वल टू इन्फिनिटी इस सर्किट में, तो कहोगे 0। अगर प्रज्वल ने कहा कि ये इंडक्टर होता और कहता t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे स्विच दिया रहता है, स्विच को क्लोज किए, तो t इक्वल टू 0 पे करंट होता है 0, इंडक्टर जाने नहीं देता, लॉन्ग टाइम बाद करंट हो जाता E/100, इंडक्टर का रोल नहीं रहता। सर लेकिन इस समय तो बोला नहीं ना टाइम 0 है कि इन्फिनिटी, तो इनफिनाइट कैसे हुआ? नहीं, तो अभी ये सर्किट कनेक्टेड है, तो t इक्वल टू 0 पे नहीं पूछ रहा है। फाइनली क्या होगा, कितना ऑफर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ये? अभी ऐसे सर्किट कनेक्टेड है, देख के तुम क्या कहोगे? ऑलरेडी स्विच क्लोज्ड है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, और कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लगता है आइडियली, मतलब प्रैक्टिकली बताओ? फ्यू मिली सेकेंड से भी कम, है ना? पता है टाइम कांस्टेंट किस रेंज में आता है? R इक्वल टू 100 ले लो, C इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड ले लो, RC देखो इसका कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू RC करो, कितना हो जाएगा? ये मिली सेकेंड में आ रहा है, इजंट इट? 100 इंटू 10 1 मिली सेकेंड है, 2-4 मिली सेकेंड में फुल्ली चार्ज हो जाएगा, 99% चार्ज हो जाएगा। शायद पढ़ाया भी है 4 पॉइंट समथिंग, टाइम कांस्टेंट में 99% से ऊपर हो जाता है। ये बड़ा फेमस सम है, क्लास में कराया हुआ है गार्गी, और मैंने टिक करवाया होगा, स्टार करवाया होगा, जाके देखना। ये तो हर क्लास में हम कराते हैं, रिवाइज भी कर लिया करो कभी गार्गी। जो क्लास नोट है जिसको स्टार मार्क करवाया, तुम्हारे पढ़ाने में हमने हमेशा जो टिपिकल सम है उसको स्टार मार्क करवाया। इसको ऐसे थ्रो करते हैं U1 से, तो ये जाकर के इधर लगा T1 टाइम, इसको नीचे थ्रो कर दिया U से, लगा T2 टाइम U से ही, और इसको अगर जस्ट ड्रॉप कर दिया तो लगा T3 इक्वल टू आ जाता है रूट T1 T2। ये तो मेडिकल वाले बच्चे याद कर लो, गार्गी याद कर लो रिजल्ट। U से थ्रो किया ऊपर, ग्राउंड को हिट करने में T1, U से ही यहीं से थ्रो किया डाउनवर्ड T2 टाइम, और ड्रॉप कर दिया तो T3। वी हैव प्रूव्ड इट, या तो नोटबुक जाके देख लो, नहीं तो याद कर लो T3 इक्वल टू रूट T1 T2।